अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। मैं हूं अरीज फातिमा और आज है 8 मार्च। 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन हम मना रहे हैं और ये दिन बड़ा अहम है, ना सिर्फ हम सब के लिए बल्कि आप सब के लिए भी जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। हम 8 मार्च 2024 में हैं। हमने पिछले कई बरसों में बहुत सारे विमेंस डे सेलिब्रेट किए, लेकिन आज 8 मार्च मना रहे हैं। क्या मुख्तलिफ होगा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें तब्दील करना है, कौन से ऐसे माशरती रवैये हैं जिनको तब्दील करने की ज़रूरत है। कानून बहुत सारे हैं, लेकिन कौन से कानून ऐसे हैं जिनको लागू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर जहाँ पर हम तालीम की बात करते हैं वहाँ पर बच्चियों की, ख़वातीन की, औरतों की तालीम कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर बाकी हुकूक की बात हो रही है वहाँ पर हुकूके निस्वां कहाँ पर खड़े हुए हैं। आज इस सब पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो मुख्तलिफ स्टडीज़ ये कहती हैं कि पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 52% यानी 52%, जो कि बहुत बड़ी रेशो है, वो ख़वातीन पर मुश्तमिल है, बच्चियों पर मुश्तमिल है। इसका मतलब ये है कि अगर हम ख़वातीन के मसाइल की बात कर रहे हैं या ख़वातीन को जो इस वक्त मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं ख़वातीन, उन मसाइल की बात कर रहे हैं, तो ये हम एक मेजॉरिटी ग्रुप की बात कर रहे हैं, हम किसी माइनॉरिटी ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं। और आज के प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम इन तमाम मसाइल पर बात करें और इसके हल की तरफ थोड़ा सा जाने की कोशिश, क्योंकि 8 मार्च है, हम ख़वातीन के मसाइल की बात कर लेंगे, ख़वातीन के हुकूक की बात कर लेंगे, लेकिन फिर जो बाकी इतना अरसा होता है कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें हमसे नज़रअंदाज हो रही होती हैं, जो फिर बहुत सारी चीज़ों को बहुत बुरी तरह मुतासिर करती हैं। हमने इस चीज़ को पूरा साल याद ज़रूर रखना है कि जो ख़वातीन के हुकूक हैं वो ख़वातीन को उसी तरह से मिलने चाहिए जिस तरह 8 मार्च को हर जगह हम हुकूक की बात सुन रहे हैं, हुकूक की बात कर रहे हैं। इस सब के साथ साथ हम और भी बहुत सारी आज प्रोग्राम में बातें करेंगे, कुछ ख़वातीन के दिल के करीब बातें भी करने की कोशिश करेंगे। और एक बड़ा ज़बरदस्त सा जो पैनल है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। इन तमाम ख़वातीन को प्रोग्राम में बुलाने का मकसद ये है कि ये अपने अपने शोबों में मुख्तलिफ काम करके अपनी जिस तरह से हुनर का लोहा मनवा रही हैं, जिस तरह से हाई पोजीशंस पर हैं, हाई अचीवर्स हैं, तो घर पर बैठी हुई जो ख़वातीन हैं वो इनसे क्या पैगाम हासिल करेंगी, किस तरह से मोटिवेट होंगी, किस तरह से इंस्पायर होना है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको नज़रअंदाज करना होता है और आगे बढ़ना होता है। इस सब पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो जो ख़वातीन हमें इस वक्त घरों में देख रही हैं, आप सबको हैप्पी वुमेंस डे। और उसके बाद मैं अपने पैनलिस्ट का जब आपसे तारुफ करवाऊंगी तो उनको भी मैं इसी तरह से वेलकम करने के साथ साथ उन्हें भी आज वुमेंस डे के हवाले से हम मुबारकबाद पेश करेंगे और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं, मोहतरमा सहर आफशीन, आप कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं वॉलंटरी सर्विस ओवरसीज़ की। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आप ख़वातीन को माशी तौर पर मजबूत और बाइख्तियार बनाने के लिए तकरीबन 20 साल से ज़ायद का तजर्बा रखती हैं। वेलकम टू द प्रोग्राम और बहुत ज़्यादा हैप्पी वुमेंस डे आपको। और मुझे उम्मीद है कि हम जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी इस फील्ड के अंदर जो आपका इंटरेस्ट है उस पर हम बात करेंगे। आपके साथ मौजूद हैं मिस बेला रज़ा जमील साहिबा। आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इदारा तालीम आगही की। इसके साथ साथ आप तजर्बाकार हैं, माहिर तालीम हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान में जो अदबी मेले होते हैं उसमें बच्चों और टीचर्स की बानी भी हैं। आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूँ और हैप्पी वुमेंस डे टू यू एज वेल। आपके साथ तशरीफ फरमा है मिस नसरीन शेख। आप प्रोग्राम मैनेजर हैं रूरल सपोर्ट नेटवर्क की। आपको प्रोग्राम में मैं खुश आमदीद कहूँगी। लड़कियों की तालीम और असातिज़ा की तरबियत के हवाले से बड़ी एक्टिव हैं और ना सिर्फ ये बल्कि बहुत जगहों पर हुकूक की बात करते हुए हमने इनको अक्सर सुना है। आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे साथ मौजूद हैं मिस फजर राबिया पाशा। आप चीफ डायरेक्टर हैं गर्ल्स अलायंस फॉर एजुकेशन की। आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। और अगर मैं ये कहूँ कि आप चैम्पियन हैं, जिस तरह से आप हमें अक्सर जगहों पे वकालत करती हुई नज़र आती हैं, हुकूक निस्वां की बात करती हुई नज़र आती हैं, हैप्पी वुमेंस डे टू यू एज वेल। और अब हम बढ़ेंगे अपने तमाम गेस्ट्स की जानिब। और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में, न सिर्फ हम वुमेंस डे को सेलिब्रेट करेंगे बल्कि हम बात
बात करेंगे आज जो हुकूक हैं और जिन चीज़ों से हमें पर्दा उठाना है उस पर ज़रूर बात करनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम मिक्स कर देते हैं और असल चीज़ से हमारी जो नज़रें हैं वो अक्सर इधर उधर हो जाती हैं। जी, आगाज़ में सहर आफशीन आपसे करूँगी। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जो स्कूल से बाहर बच्चे हैं वो दुनिया में दूसरे नंबर पे है पाकिस्तान। सो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से अवामिल हैं जिसकी वजह से ये आदादो शुमार ख़राब हुए हैं? जी थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपने ये बहुत ही अच्छी सी महफ़िल सजाई है। मेरी तरफ से सारी ख़वातीन को बहुत बहुत हैप्पी वुमेंस डे। और सिर्फ ख़वातीन ही को नहीं, मेरा ख़्याल है कि बहुत सारे जो मर्द हजरात हैं जो कि ख़वातीन की स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा उन्होंने शमूलियत हासिल की है और सपोर्ट किया है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हैप्पी वुमेंस डे, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए वेरी वेरी हैप्पी वुमेंस डे। आपने बहुत अच्छी बात की इम्पॉर्टेंटली कि जी ख़वातीन जो हैं वो बेसिकली हमारे मुल्क का ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो बना रही हैं, और इस वक्त वो ज़रूरत है कि हम ख़वातीन के मसाइल को जानें, उनकी ज़रूरियात को जानें और उनके ऊपर कुछ फोकस इन्वेस्टमेंट की जाए। और आई थिंक इस दफ़ा जो हमारे इंटरनेशनल वुमेंस डे का थीम भी है वो भी कहीं इसी की से मिलता जुलता है कि किस तरह से ख़वातीन में इन्वेस्ट किया जाए ताकि हम अपनी प्रोग्रेस को एक्सेलरेट कर सकें। और उसके अंदर जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, और आपने एक बड़ी अलार्मिंग फिगर ऑलरेडी हमारे साथ शेयर कर दी है कि 22.8 मिलियन बच्चे इस वक्त जो हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, और अगर हम उसके अंदर बच्चियों की तादाद देखें तो वो बच्चों से कहीं ज़्यादा है। और उसके और भी बहुत से अवामिल हैं जिसमें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस भी आ जाती हैं, बच्चों की जो एक्सेस के मसाइल हैं वो भी आ जाते हैं, लेकिन जेंडर एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो कि इस एजुकेशन गैप के अंदर एक गैप का की वजह बन रहा है। इसमें बहुत सारे मसाइल हैं, जिस तरह से कि हमें पता है कि हमारे यहाँ पे तादाद पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से जो एजुकेशन तक एक्सेस है बच्चों की वो जो है वो बहुत मुश्किल और दुश्वार गुजार है। जो बहुत सारे इस तरह के एरियाज़ हैं जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, वहाँ पे स्कूलों की तादाद बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू जो बच्चे हैं उनकी तादाद के। और जब हम बच्चियों की तरफ बात करते हैं तो स्कूल्स इतनी डिस्टेंस पे मौजूद हैं कि बच्चियों के लिए वहाँ तक सेफली जाना, मोबिलिटी बच्चियों के इश्यूज़ हैं, और फिर उन स्कूल्स तक पहुंचकर और फिर उन स्कूल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है, बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ वॉशरूम की सर्विसेज नहीं है, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ स्कूलों की चार दीवारियाँ नहीं हैं, तो जो कम्युनिटी के लोग हैं वो सेफ़ महसूस नहीं करते बच्चियों को इन स्कूल्स की फैसिलिटीज़ तक भेजना, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। अगर दूसरा मसला हम देखें तो इसमें कहीं पे जो एक हमारे माशरे के अंदर एक जेंडर की तफरीक मौजूद है, ख़ास तौर पे जब मैं बात करना चाह रही हूँ यहाँ पे उन घरों की कि जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास से बिलोंग करते हैं, उन्हें वहाँ पे चॉइस करनी पड़ती है बेटे और बेटी के बीच में, और जब भी ये चॉइस आती है तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर कुरान दाजी जो है वो बेटी के नाम की नहीं निकल पाती। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से बैड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से पेरेंट्स को चॉइस करनी पड़ती है, और वो फिर बेटे की पढ़ाई के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करने को ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। अगर हम देखें तो ट्रेडिशनली जो बेटियों का रोल है पाकिस्तान में वो घर के अंदर कन्फाइंड समझा जाता है, और उसको कहा जाता है कि जी वो ज़्यादातर घर में माँ का हाथ बटाएंगी, काम में हाथ बटाएंगी, छोटे भाई बहनों की परवरिश के अंदर जो है वो हाथ बटाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा और एलिमेंट है जो कि एक बच्चियों के रोल के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, लेकिन सहर आपको ये नहीं लगता कि क्या 2024 में वाकयातन तब्दीली आ गई है, उस माइंडसेट से हम निकल आए हैं? पूरा मुकम्मल तो नहीं निकल सके, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रेशो चेंज ज़रूर हो गया है। देखिए जी, ज़रूर चेंज हो रही हैं चीज़ें पॉजिटिव तरफ जा भी रही हैं, लेकिन हमें साथ साथ ये देखना है कि मसाइल भी उसी हिसाब से बढ़ रहे हैं, और मसाइल की डायमेंशंस भी चेंज हो रही हैं। और जिन इलाकों की मैं बात कर रही हूँ वो इलाके वो हैं जो कि बिल्कुल फार फ्लंग एरियाज़ के अंदर हैं। अब जो माइंडसेट की जब मैंने बात की तो इसीलिए मैंने उसको स्पेसिफिकली एसोसिएट किया सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ। अगर आप अर्बन एरियाज़ के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर शायद आपको स्टेटिस्टिक्स थोड़े फ़र्क नज़र आएंगे, लेकिन जब आप रूरल एरियाज़ में जाएंगे, फिर जो मैंने इनिशियली बात की है कि जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है, दैट्स अ कांस्टेंट चैलेंज, वो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ, हर आपका जो बर्थ रेट है वो इंक्रीज हो रहा है, विच मीन्स कि आप इस चैलेंज के साथ जो है वो मुस्तकिल आपने नबर्द आज़मा होना है। ठीक है, मोहतरमा बेला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, और आपसे मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि जो मौसमियाती तब्दीली होती है उसका किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है, जो बच्चियाँ स्कूल जा रही होती हैं या जो बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, तो फ्रेमवर्क क्या है इस सब का? देखिए, सबसे ये बहुत अहम सवाल है, और फिर मैं सबको ख़वातीन के आलमी दिन पर मुबारकबाद देती हूँ। जो भी लोग सुन रहे हैं, जो हमारे शाना बशाना इस काम में
मगन हैं, उन सबको मुबारकबाद और उम्मीद है कि हम पाकिस्तान के आने वाले साल बहुत अच्छे होंगे ख़वातीन और बच्चियों के लिए। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मसला है और आज से नहीं है, बहुत सालों से है, मगर शुक्र है कि अब पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली का जो मसला है और एक पूरी ट्रेजेडी है उसको लोग समझने पे मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी उसके जो मसाइल हैं वो सामने आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट एक्चुअली ख़वातीन पे होता है और बच्चों पे होता है। ये फ्रंट लाइन एजेंट्स हैं। मगर अफसोस से कहना पड़ता है आज के दिन असर 2023 की रिपोर्ट का लॉन्च भी है और वहाँ पे हमने ये सवाल पूछा तो पता चला कि सिर्फ 27% घरों में कुछ आइडिया है और ये 90,000 से ज़्यादा घरों तक हम पहुँचे, 2,70,000 बच्चे। तो यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में 27% लोगों को घरों में कुछ आइडिया है कि क्लाइमेट चेंज है क्या, थोड़ी बहुत अवेयरनेस है। बाकियों को इसके बारे में को बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं है, मगर ये पता चल रहा है कि उसकी वजह से उनका खाने के ज़राए, उनके सारे तौर तरीक़े जिसमें वो जैसा से चीज़ें उगती थी, जिस तरह से उनको प्रिजर्व किया जाता था, वो सब बदल रही हैं। और उसके साथ साथ जाहिर है उन्होंने ये भी कहा कि कितने फ़ीसद घर ऐसे हैं, कोई 30-35% घर ऐसे हैं फीसद जो कि जिनकी 50% से 25% तक इनकम में भी असर पड़ा है। तो ये एक रियल इश्यूज़ हैं, ये ऐसे नहीं है। मगर एक तरफ हमारी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है। आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान में इतने उम्दा मटेरियल्स बने हुए हैं जो निसाब से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कंटेंट बना हुआ है, मगर उसको हम कहीं इकट्ठे यकसा एक जगह पे एक जामे तरीके से उसको हम ना कहीं एक जगह इकट्ठा पूल इन कर रहे हैं, ना उसकी इजरा जैसे होनी चाहिए स्कूलों में एक इवेंट की तरह ना हो, मगर उसको हमने तो बहुत दफ़ा कहा है कि निसाब का हिस्सा बन जाना चाहिए, मतलब एक मेन स्ट्रीम निसाब का, क्योंकि ये 8-10 साल में मसला ख़त्म नहीं होने वाला, ये अगले 40-50 साल तक रहेगा और इसलिए ज़रूरी है कि हम उसको निसाब का बाकायदा हिस्सा बनाएं, टीचर्स को भी ट्रेन करें। और उससे ज़्यादा इशू प्रॉब्लम्स का नहीं है, जैसे तालीम में मसले तो बहुत हैं, मगर हमें सॉल्यूशंस की तरफ जाना है। और जो अच्छी बात है वो ये है कि लोग तैयार हैं अपनी मदद आपके तहत कि वो सॉल्यूशंस तक जाएं और वो एक संजीदा तरीके से उसके ऊपर अमल करें। तो हम कैसे इसका इजरा करेंगे ताकि अवेयरनेस बढ़े, कैसे ख़वातीन को एज ए टारगेट ग्रुप लेंगे और बच्चों को, और ख़ुसूसी तौर पे ये यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में उन्होंने कहा था क्लाइमेट चेंज इज़ अ चाइल्ड राइट्स क्राइसिस, और ये बच्चों के हकूक़ का बहुत बड़ा क्राइसिस है। तो सामने है, उसकी वजह से हमने देखा है कि फ्लड्स जब आए, अभी भी जो हालात अभी हो रहे हैं कोस्टल एरियाज़ में, बलूचिस्तान के, सिंध के, खैबर पख्तूनख्वा के, माउंटेन्स के, इस सारे गिलगित बल्तिस्तान के, तो इस सब को देखते हुए हमारे पास इसकी रियलिटी हर रोज़ हमारे दरवाजे पर दस्तक क्या देती है, दरवाजे तोड़ देती है। और इसलिए ज़रूरी है कि हमें मालूम है कि पाकिस्तान में एक रिवाज नहीं है, बल्कि बहुत मुल्कों में कि इंटर डिपार्टमेंटल हम काम इकट्ठे मिल के करते हैं, मगर ये मसला तो ऐसा है कि मल्टी सेक्टोरल है, क्योंकि सेहत से लेकर, आमदनी से लेकर, ग़िज़ाइयत से लेकर, तालीम से लेकर हर चीज़ इम्पैक्ट होती है। और जो पिछला फ्लड जब आए तो हमारे कोई तकरीबन 37,000 स्कूल्स या 32,000 स्कूल्स इफेक्ट हुए, उसमें से सिंध में 60% स्कूलों को, जिसको हम कहते हैं पार्शली या फुली डैमेज थे, तालीम पर असर हुआ। और हमारे असर के रिपोर्ट में सामने नज़र आ रहा है कि जो हमारी बहुत अच्छी सी तैयारियां हो रही थी, बेहतर लर्निंग हो रही थी 2019 में, वो कोविड में और फ्लड्स में दोनों में रुकी। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर फिर एक्शन कौन लेगा? वसाइल का बहुत बड़ा फुकतान है। तो इसलिए जो हमारा सारा काम चल रहा है इस वक्त, जो हमारा लॉस एंड डैमेज फंड का क्लाइमेट चेंज पे COP28 हुआ, रिवायर्ड एजुकेशन हुआ, समिट हुई, सब लोग मिल के इकट्ठे कैसे काम करेंगे। और इसमें हमें ये जो इंटर डिपार्टमेंटल साइलोज हैं इसको तोड़ना पड़ेगा, इसके बगैर कोई चारा नहीं, ना तालीम के लिए बाय द वे और ना क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है जी, नसरीन हमारे साथ मौजूद है। नसरीन, हम बात कर रहे हैं कि नागाहानी आफात आ जाती हैं, जैसे सैलाब है, फ्लड्स पाकिस्तान में गुज़िश्ता कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है, जिससे अमल पढ़ाई का, तालीम का मुतासर हुआ है।
तो ये जो अमल रुक जाता है ये फिर सीखने के अमल को भी रोक देते हैं। सो आपको क्या लगता है कि ये जो रुकावट आ रही है हम दोबारा से वापस किस तरह आ सकते हैं? कौन से ऐसे मुतबादिल तरीके हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए उस प्रोसेस को कम से कम रुकने से बचा लें? जी थैंक यू अरीज, और सबसे पहले तो सबको हैप्पी वुमेन्स डे। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो जैसे अभी बेला आपा ने भी कहा कि रिसेंट जो 2022 के फ्लड की भी अगर हम बात करें, या इससे पहले अगर हम बात करें 2005 के अर्थक्वेक की, या मेगा फ्लड 2010 जो था हमारा, उसमें भी देखें तो बहुत ज़्यादा जो इम्पेक्ट आता है वो एजुकेशन सेक्टर में आता है इसमें, ठीक है। और जनरली अगर हम रिसेंट पेंडेमिक को, जो कोविड पेंडेमिक था, उसमें भी देखें तो इवन बेला आपा के ही इदारे की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि 40 मिलियन बच्चे जो कि प्री प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी वाली लेवल पे थे, एजुकेशन लेवल पे थे, उनकी जो लर्निंग है वो रुक गई, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं हमारे, अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान के सिनेरियो में देखें, और ये रिकरिंग जो है ना हमारे नागहानी आफात की बात करें या कुदरती आफात की बात करें, तो ये अब रिकरिंग है, एवरी 2 years इट हैपेंस, ठीक है। तो जनरली अगर इन चैलेंजेस को हम देखें तो किस तरह की हमें जो है ना लाइक आप जैसे अभी आपने कहा कि अल्टरनेट मेथड्स क्या हो सकते हैं ताकि हम इन लर्निंग लॉसेस को जो है ना किसी तरीके से एड्रेस कर सकें। तो देयर आर मैनी वेज जो कि हमने अभी रिसेंट ईयर्स में देखा है कि बहुत सारे इदारों ने इम्प्लीमेंट भी किया है और उसके प्रूवन रिजल्ट्स भी हैं। तो उसमें अगर हम देखें तो मेनली देखें जैसे टेम्पररी लर्निंग सेंटर्स हैं, एक मॉडल ये है, फिर मोबाइल एजुकेशन यूनिट्स है, एक मॉडल जो है ये भी है। इसके अलावा अगर हम जनरली और देखें तो कैचअप और रिमेडियल कोर्सेज भी हैं जो कि डिफरेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंट फ्लड्स के दौरान, इवन पेंडेमिक के दौरान भी जो है ना जिनको इम्प्लीमेंट किया है, ताकि जो बच्चों की लर्निंग लॉसेज हैं उनको किसी तरीके से एड्रेस किया जाए और उनकी लर्निंग की कंटिन्यूटी को इंश्योर किया जाए। एक तरीक़ेकार ये, और अगर दूसरी तरफ हम देखें तो जनरली बहुत ज़्यादा जो इस टेन्योर में या रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है जो फोकस रहा है वो टेक्नोलॉजी के यूजेज पे बहुत ज़्यादा रहा है। तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन लर्निंग की जब हम बात करते हैं तो डिफरेंट जो है ना मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करके बच्चों की जो लर्निंग लॉसेज हैं ना सिर्फ उनको बेहतर बना सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं या उसको रोक सकते हैं, बल्कि उनकी जो लर्निंग है उनकी कंटिन्यूटी और उसकी रिटेंशन भी हो सकती है। क्योंकि हमने अभी रिसेंटली देखा है कि वन ऑफ आवर प्रोजेक्ट, उसमें हमने एक ऑडियो विजुअल एड्स की हमने बात की है, तो वहाँ पे हमने देखा है कि उसका इम्पेक्ट है और बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम बेसिकली अगर देखें तो टेक्नोलॉजी को हम लीवरेज कर सकते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, उनको यूटिलाइज किया जा सकता है। इसी तरीके से डिफरेंट टीवी एजुकेशन टीवी प्रोग्राम्स हैं, उनके ज़रिए बच्चों की जो लर्निंग को कंटिन्यू किया जा सकता है और साथ साथ उनकी रिटेंशन जो है लर्निंग की उसको भी बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि इट हैज़ इम्प्रूव्ड के जब बच्चा देखता है और वो सारा उसके आगे ऑडियो विजुअल जो भी हम एड्स यूज़ करते हैं उसके ज़रिए वो सीखता है, तो उसकी रिटेंशन उस लर्निंग की कंपैरेटिवली बेहतर होती है। अच्छा, बेहतर होती है। नसरीन, हमें जो इस वक्त लोग देख रहे हैं उन्हें ये लगता है कि फ़िज़िकल एजुकेशन जो है वो बेटर है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन या वो तमाम तरीके जो इस वक्त आप बता रही हैं। सो उन्हें ये लगता है कि जब बच्चे जाएंगे स्कूल्स में बैठेंगे वो पढ़ेंगे तो ही शायद वो पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे वो उस तरह से तवज्जो के साथ नहीं पढ़ते। लेकिन आप कह रही हैं कि इसका इम्पैक्ट है। तो आप क्या कहेंगी उन तमाम लोगों को जिन्हें ये लगता है कि डिजिटलाइजेशन की तरफ अगर हम जाते हैं तो वो बेटर नहीं है? देखिए, जनरली जो अभी हम बात कर रहे हैं वो कुदरती आफात के पस मंजर में बात कर रहे हैं कि जब इमरजेंसीज आती हैं तो उस सारे सिनेरियो के दौरान हमारे पास अल्टरनेट मेथडोलॉजीज क्या हैं या अल्टरनेट मेथड्स क्या हैं। तो ये सारे जो डिजिटल हम बात करें कि हम कंटेंट को डिजिटलाइज कर दें या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के यूज़ करें बच्चों की जो लर्निंग है उसको कंटिन्यू और उसको रिटेन करने के लिए, नो डाउट ये कोई इससे कोई वो नहीं है कि हम कह रहे हैं कि ये 100% रिप्लेसमेंट है फिजिकल जो आपकी प्रेजेंस है इन क्लासरूम, उस सारे सिस्टम को हम रिप्लेस करने की बात नहीं कर रहे। लेकिन जब आप अल्टरनेट मेथड की बात करते हैं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को हम एज एन अल्टरनेट मेथड्स के तौर पर यूज कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। बहुत सारे रिसेंट सिनेरियोज में हमने किया है और उसके रिजल्ट्स नो डाउट आर वेरी इफेक्टिव। ठीक है फजर, जिस तरह से नसरीन ने इशारा किया कि हम डिजिटलाइजेशन के थ्रू
कुदरती आफात जिस तरह से आ जाती हैं और सैलाब जिस तरह से हमने देखा, तो उसने तालीम का जो निज़ाम है उसको बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। लेकिन नकल मकानी से कितना इम्पैक्ट पड़ता है, और ख़ुसूसन जब हम बच्चियों की तालीम की बात कर रहे हैं और स्पेशल चाइल्ड्स भी होते हैं, तो वो किस तरह से मुतासर होते हैं इस सब अमल से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हेयर। और मैं समझती हूँ एवरी डे इज़ अ वुमेंस डे, सो हैप्पी वुमेंस डे टुडे एंड टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो टू एवरीवन। अच्छा, जब हम लोग तालीम की बात करते हैं, एक तो पहले मैं थोड़ा सा आई विल जस्ट गो बैक टू सहर एंड योर कमेंट अबाउट आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अब 26.2 मिलियन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, जो अब लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, एंड पाकिस्तान हैज़ द हाईएस्ट नंबर नाउ, सो वी नॉट ऑन द सेकंड हाईएस्ट, वी आर ऑन द हाईएस्ट नंबर, विच इज़ इवन मोर अलार्मिंग एंड puts us in a bigger situation and a problem crisis right now. और जब आपकी इतना ज़्यादा लॉस हो, स्पेशली अब जैसे हमने पाकिस्तान में देखा कि जब 2022 में फ्लड्स आए, तो मेजॉरिटी फ्लड्स अनफॉर्चुनेटली हिट किए हमारे रूरल एरियाज़ में, और रूरल एरियाज़ में बहुत लो इनकम फैमिलीज़ जो पॉवर्टी में ऑलरेडी रह रही हैं, उन्हीं को ज़्यादा हिट किया। तो यू कैन इमेजिन कि वहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ और सारी फैमिलीज़ के लिए वो कितना ज़्यादा एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि जहाँ पे आपकी लाइफ लॉसेस भी हैं और आपकी घर चला जाता है, और वो पता नहीं उनकी कितनी ज़िंदगियों की कमाइयों से उन्हें छोटे छोटे घर बनाए हुए, वो आपकी सारा कुछ चला जाता है। तो ये एक तो बहुत ज़्यादा आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि जब हम लोग अभी भी जब फ्लड्स आए, तो हमने जब टेम्प्रेरी लर्निंग प्रोविजंस शुरू किए, तो उसमें हमने इस चीज़ को इंश्योर किया कि बच्चियों की और बच्चों की आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस किया जाए, कि उनके लिए जो एक उनकी ज़िंदगी नॉर्मल थी वो ख़त्म हो गई, तो हम लर्निंग के थ्रू थोड़ी सी नॉर्मलाइजेशन कैसे ला सकते हैं उनके लिए। तो ये जो है, जैसे बेला ने कहा कि बहुत सारे हमारा जहाँ पे चैलेंज आता है ना, कि हमें इश्यूज़ का पता होता है लेकिन हम उन चीज़ों को इंटीग्रेट नहीं कर पाते अपने करिकुलम में या अपने प्रोविज़न में, तो वो बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को बेहतर तरीके से किया जाए। और जहाँ नकल मकानी का है, वहाँ पे आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि अब इस दफ़ा तो जब फ्लड्स आए, तो हमें पता था कि कम्युनिटीज़ को किस तरफ को मूव किया गया है, तो वो भी कम्युनिटीज़ की शेप एंड फॉर्म में ही उनके जो है, आप समझें कि प्लेसेस वर क्रिएटेड जहाँ पे उनके लिए कैंप्स और चीज़ों का इंतज़ाम किया गया था, और वहीं पे टेम्प्रेरी लर्निंग प्रोविजंस का भी इंतज़ाम हुआ था। ठीक है, तो फजर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी क्योंकि हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इन इश्यूज़ के सॉल्यूशंस पे ज़रूर बात करेंगे कि मसाइल तो हैं ही, और मसाइल हर जगह पर होते हैं, लेकिन इनका हल तलाश करना है और इसके हल की तरफ जाना है। अभी एक ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ यू। हमने मिलाया है वक्त की रफ्तार से कदम, इस मिट्टी की आबियारी के लिए मेहनत को बनाया है शियार अपना, ये है FFC का अज़्म। सोना बोरान का बुवाई के वक्त इस्तेमाल, जिससे हो पैदावार शानदार। सोना की बेहतरीन खादें। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे, और हम बात कर रहे हैं हुकूक़े निस्वा के मुतालिक, और बात कर रहे हैं उन तमाम तर इश्यूज़ की जो कहीं ना कहीं ख़वातीन की तरक्की में रुकावट हैं। और एक ज़बरदस्त सा पैनल हमारे साथ मौजूद है। सहर आफशीन हैं हमारे साथ प्रोग्राम में, साथ ही साथ मोहतरमा बेला रज़ा साहिबा हैं, आपके साथ नसरीन शेख भी हमारे साथ प्रोग्राम में हैं, और आखिर में हमारे साथ फजर राबिया पाशा भी मौजूद हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इस तमाम तर मामले को किस तरह से हमने सॉल्व करना है। अगर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, अगर नागहानी आफात आ जाती हैं, तो उसमें टेम्पररी हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अमल करते हुए हमने इस प्रोसेस को जारी रखना है। सहर आफशीन साहिबा, आपकी तरफ मैं दोबारा आना चाहूँगी, और मुझे ये बताइएगा
کہ ہم ان پلیٹفارمز سے کس طرح سے ایک تو تربیت دے سکتے ہیں اپنی بچیوں کو، اور خصوصی طور پر رورل ایریاز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر کہیں نہ کہیں کمی ہے، ان پلیٹفارمز کی بھی کمی ہے. سو وہاں پر بچیوں کی تعلیم بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، جو کہ ہونی نہیں چاہیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے ایسے طریقے ہیں جو ان جگہوں پر ہم لے کر آ سکتے ہیں اور بچیوں کو انسپائر کیا کر رہے ہیں؟ وہاں پر تو بچیاں ظاہر ہے کہ پڑھنا چاہتی ہیں، لیکن ان کے پروسیس کو خود روک دیا جاتا ہے، جو کہ روکنا نہیں چاہیے. جی تھینک یو سو مچ. ہم نے ابھی میرا خیال ہے کافی ڈیٹیل سے ڈسکشن کی کہ کس طریقے سے بچیوں کی تعلیم میں رکاوٹیں ہیں، اور پھر کس طرح سے جو ہمارے کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں یا ڈیزاسٹرز جن کو ہم لے کے چل رہے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ بھی تعلیم کے اندر ایک رکاوٹ بنتے ہیں. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم سب یہ جانیں کہ تعلیم کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے یا فائنینسنگ ہے وہ ایک بہت کرٹیکل ایلیمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سب کی تعلیم کے اندر، صرف بچیوں کی تعلیم میں نہیں، بچوں کی تعلیم کے اندر بھی ہے. اور اس کے بعد پھر اسپیسیفکلی گرلز فوکسڈ فائنینسنگ اور ریسورسنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب جب ہم گرلز اسپیسیفک فائنینسنگ اور ریسورسنگ کی بات کرتے ہیں تو جس طرح میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ جو ہمارے یہاں پہ سوشل نارمز ہیں ان کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ بچیوں کے لیے ہم نے کچھ ایڈیشنل میجرز لینے ہیں تو ہمیں وہ ایڈیشنل پلیٹفارمز بھی کریٹ کرنے ہیں جن کو کہ بچیاں ریچ آؤٹ کر سکیں. اسی طرح سے ہمیں بہت سارے اس طرح کے آلٹرنیٹ میکینزمز بھی ڈیولپ کرنے ہیں اگر ہم بچیوں کو صحیح معنوں میں انکلوڈ کر سکتے ہیں. نسرین نے اس کے اوپر آلریڈی بات کی. جو ڈیجیٹل پلیٹفارمز ہیں انہوں نے ہمیں ریسنٹلی بہت ہیلپ آؤٹ کیا ہے، خاص طور پہ ریچنگ آؤٹ ٹو دوز ینگ بچیاں جو کہ ایڈولسنٹ بچیاں ہیں جو کہ کسی وجہ سے اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکی ہیں یا پھر وہ بیچ میں رہ گئی ہے ان کی تعلیم. اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہوئے ہم نے ان کو ڈسٹینس لرننگ کے ساتھ لنک کیا ہے، ہم نے ان کو ٹی ویٹ کے ساتھ لنک کیا ہے، ہم نے ان کو ٹیکنیکل ٹریننگ اور ووکیشنل کے ساتھ لنک کیا ہے. اور اس کے بعد نہ صرف ہم نے ان کو ٹرین کیا ہے بلکہ ان کو بزنس ٹریننگز بھی دی ہیں اور اس کے ساتھ ان کو آن لائن مارکیٹ سے بھی لنک کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے کچھ آلٹرنیٹیو سولوشنز جو ہیں وہ کریٹ کرنا بڑے ضروری ہیں. اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آلٹرنیٹیو سولوشنز کی تو ڈیفینیٹلی پاکستان کے اندر بہت سارے اور بھی مسائل ہیں جس میں انفراسٹرکچر کی کمی بھی ہے. آپ کے پاس بچیوں کا ایکول ایکسیس نہیں ہے، یعنی جو گیڈجٹس کو ایکسیس ہے، یعنی ہم ہر بچی کے پاس اسمارٹ فونز نہیں ہیں، بچیوں کے پاس ٹیبلٹس نہیں ہیں. تو یہ سارے اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں جس کے اندر انویسٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور ڈیفینیٹلی اس طرح کے بہت سارے انوویٹیو سولوشنز موجود ہیں جو کہ بہت سارے انٹرنیشنل اور نیشنل ادارے جو ہیں ان پہ کام کر رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہیں پہ ہماری گورنمنٹ کو اس بارے میں سوچنا اور جو اسپیشل جو ڈفرینٹ لوگ ہیں لائک ان کی ڈفرینٹ نیڈس کو کیٹر کرنا بڑا ضروری ہے. آپ نے بات کی ڈفرینٹلی ایبل بچوں کی کہ جو بچے موبائل نہیں ہیں، وہ چل نہیں پاتے یا پھر وہ کسی اور چیلنج کی وجہ سے تعلیم تک ایکولی ایکسیس نہیں کر پاتے. تو یہ ہمارا ایز اے سوسائٹی اینڈ گورنمنٹس کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو کیسے انکلوسیو بنائیں اور کس طرح سے وہ میجرز لیں کہ وہ بچے بھی ایکولی پارٹیسپیٹ کر سکیں ان اپارچونیٹیز. ٹھیک ہے جی. محترمہ بیلا رضا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم کیوں بات نہیں کریں گے، ضرور کریں گے اور آپ ہی سے جانیں گے کہ نصاب میں ایسی کون سی خامیاں ہیں جن کو دور کرنے کی ضرورت ہے اور اس طرف توجہ لے کر آنا جو ہے یا اس طرف توجہ مرکوز کروانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. مجھے معلوم ہے کہ نصاب پہ اکثر بہت دھویں دار باتیں ہوتی ہیں مگر تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. جو ہمارا نصاب ہے اس کے میں دو پہلو بیان کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ جو اس کے ویسے اگر آپ دیکھیں کہ اس میں ڈومینز اور اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز جو ہیں وہ برے نہیں ہیں، وہ کافی جامع ہیں. مگر یہ البتہ ہے کہ ہمارا نصاب یہ جو پوری ریویژنز ہوئی ہیں اس میں بہت ہیوی کر دیا گیا. یعنی پرائمری کے بچوں کو ہم کوئی 5 سبجیکٹس یا 6 سبجیکٹس پڑھاتے ہیں اور لوور پرائمری کو اگر 5 ہیں تو اپر پرائمری کو 6 ہیں. یہ بہت زیادہ اسپیشلی کیونکہ میرا کام اثر سے بھی کے حوالے سے بھی ہے. جو بچوں کی لرننگ کی ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں، جیسے ابھی بھی ہم نے 2 لاکھ سے زائد بچوں کی اسیسمنٹ کری ہے، تو اس میں بار بار یہ سامنے نظر آتا ہے کہ ہمارے پاس ایون حالانکہ ہم اسیسمنٹ صرف دوسری جماعت کے نصاب کی کرتے ہیں مگر اس میں بھی جو بنیادی کمپٹنسیز ہیں اس میں ہماری تیسری جماعت کے تو بچے بہت پیچھے ہیں مگر ایون 5ویں جماعت کے بچے جو ہیں وہ 50% ہی صرف اردو یا سندھی پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح سے لگ بھگ جو کوئی ایک راج الوقت ہمارے پاس اس وقت ڈیٹا آ رہا ہے اس میں 5ویں کے ارتھمیٹک کے بھی یا انگریزی کے بھی. اب ایشوز یہ ہیں کہ اور یہ ہم
उन 2 सालों की भी बात कर रहे हैं जिसमें कोविड भी हुआ और फिर उसके बाद फ्लड्स भी आए। जब इतने सारे चैलेंजेस हो, टीचर्स की भी कमी हो, और टीचर्स की कमी, अब वसाइल की कमी हो, पाकिस्तान में बहुत कम पैसा, देखिए 1.4% GDP एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट खुद कह रही है वो बहुत कम है। तो इस इतने बड़े निसाब से डील करना आसान नहीं है जब क्या आपके पास टीचर्स की भी कमी हो, फैसिलिटीज़ की भी कमी हो, और जो दूर दराज के इलाके हैं, और वैसे भी हमारे यहाँ प्राइमरी के बाद जो स्कूल्स हैं और क्लासरूम्स हैं वो बहुत कम हैं। तो निसाब को बहुत गौर से देखने की ज़रूरत है। और अभी जो हमने सबने बात की आफात की, डिस्प्लेसमेंट्स की, ये तमाम चैलेंजेस की, जेंडर चैलेंजेस की भी, उसमें जो लाइफ स्किल्स हैं या ज़िंदगी गुजारने की महारतें हैं, या जिसको अब आजकल कहा जा रहा है नॉन एकेडमिक डोमेन्स हैं, चाहे वो मैं मानूँ ना उस इस्तिलाह से, मगर बुनियादी तौर पे ये कहा है कि कैसे वो रवैये या वो जो तरीक़ेकार हैं अपने आप को समझने के, अपना इजहार करने के, इंगेज करने के लिए निसाब में, उसको कैसे साथ साथ हम बदलेंगे, या टीचर्स उसके मौके कैसे स्कूल में मिलेंगे, घर में कैसे मिलेंगे कि बच्चे जो हैं वो उनके पास ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए, वो ज़्यादा अपना इजहार कर सकें और वो इस निसाब से डील कर सकें। इसका मतलब कई लोग काम कर रहे हैं, जैसे स्कूल 2030 काम कर रहा है पाकिस्तान में भी, जिसमें 27 डोमेन्स हैं, और जिसमें से पाकिस्तान ने कोई 9 डोमेन्स ली हुई हैं जिसके अंदर वो काम करना है, जिसमें रेजिलियंस, कॉन्फिडेंस, टॉलरेंस, ये सब चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें सामने बार बार आती हैं कि क्या बच्चों में ये सलाह, टेक्नोलॉजी। अब इन आफात में और इन हालात में देखिए जहाँ मुश्किलें पड़ती हैं वहाँ पे बहुत सारे मौके भी आते हैं। हमें बहुत सारे डिविडेंड्स भी मिले हैं कोविड के, जिस तरह से डिजिटल है, मगर साथ साथ हमारे पास एक डिजिटल डिवाइड भी है, जहाँ साथ साथ हमारे पास जेंडर इनइक्वालिटी भी है। घर में लड़की का बारी, उसके हर एक के पास, जैसे शहर ने कहा फ़ोन नहीं है, मगर और कब उसकी बारी आती है, क्या रात के 10 बजे आती है या कब आती है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जिसमें निसाब के जो चैलेंजेस हैं, यानी कि निसाब को हमने एक हैवी कर दिया है, उसको हमें फिर से एक नज़र फिर से डालनी पड़ेगी कि इस हालात में जिसमें पाकिस्तान में टीचर्स का ना काफ़ी होना, फैसिलिटीज़ का ना होना, स्कूल्स का और नकल मकानी होना, यानी कि अभी जा रहे हैं अभी वापस आ रहे हैं। हमारे यहाँ परमानेंटली नकल मकानी नहीं होती। हाँ, हमारे यहाँ अर्बन माइग्रेशन बहुत है, वो परमानेंट भी हो सकती है। और अर्बन माइग्रेशन पे लोग बात नहीं कर रहे क्योंकि वो सारे जाते हैं अर्बन स्लम्स में जाते हैं, ये कच्ची आबादियाँ जो कि अभी तक हमारे यहाँ रेगुलेट नहीं होती हैं, उसमें इतनी अनमेट नीड्स हैं कि अंदाज़ा नहीं करते, शायद उसमें बच्चे भी ज़्यादा पैदा होते हैं जब मुश्किल ज़्यादा होती है। मगर ये ज़रूरी है कि हमें फिर इसके बारे में सोच के और फिर फैसला करना पड़ेगा कि निसाब को हम इस सारे माशरे के लिए, इन तमाम बच्चों के लिए जो कि इतनी मुश्किलात से दो-चार हैं और जहाँ पे हमारी इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उस हिसाब में निसाब में वो क्या चीज़ होगी या क्या वो सलाहियतें होंगी जो चाहे कुछ भी हो, अमीर गरीब कोई भी हो, ख़ुसूसी तौर पे गरीब, उसके लिए वो एक मिनिमम लेवल्स इतने हों कि वो दुनिया में और अपनी लाइफ लॉन्ग लर्निंग कर सके। ठीक है। और अगर वो नहीं कर सकते तो हमें इसके ऊपर फिर से सोचना पड़ेगा। मैं ये ज़रूर कहूँगी जो नेशनल करिकुलम काउंसिल है और तमाम निसाब के जो हमारे इदारे हैं हर सूबे में, वो बहुत ओपन माइंडेड हैं इस पे कि निसाब को एक तरफा बन के ख़त्म नहीं कर देना चाहिए, उसके पर एक हर 3 साल बाद एक गुफ्तगू होनी चाहिए। ठीक है। तो उसको एक इटरेटिव बनाने की ज़रूरत है। निसाब को बना के और कुंजी गुमा नहीं देनी चाहिए, बल्कि उसके ऊपर बार बार एक कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक और फ्लेक्सिबिलिटी एक रखनी चाहिए, मगर जहाँ पे बुनियादी जो सलाहियतें हैं, कॉम्पिटेंसीज़ हैं, उसको ना हम डाइल्यूट करें। तभी अगर नहीं करेंगे तो तभी हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। और उसमें बढ़ने की बहुत सलाहियत है। ये भी बताती चलूँ कि असर ये कह रहा है कि हमारे जेंडर गैप्स कम हो रहे हैं, एनरोलमेंट में भी और लर्निंग में भी। ये बहुत खुशाइन बात है। अच्छा, तो अगर हो रहे हैं तो क्यों ना निसाब और तदरीस का तरीक़ा और क्लासरूम में जो कुछ हो रहा है वो ऐसा हो कि हमारे मैक्सिमम बच्चे बहुत कुछ सीख सकें,
اور بہت آگے جا سکیں، نہ صرف تعلیم میں مگر اپنی اقتصادی حوالے سے بھی، امپلائمنٹ میں بھی۔ نسرین شیخ صاحبہ، آپ یہ بتائیے گا، جس طرح سے ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ فیسلٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ کم ہیں، معاشرتی میں تبدیلی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو آپ کو ایسا ابھی فی الحال جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں رائٹ ناؤ، اگر ہمیں معاشرتی رویوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے تو ایسے کون سے رویے ہیں جن کو ہمیں اپنانا ہوگا؟ کیا ہمیں کسی دوسرے کو اپریشیٹ کرنا ہوگا؟ کیا ہمیں دوسرے کو پش کرنا ہوگا کہ وہ کوئی کام کرے، یا کس طرح سے اپنے ارد گرد جو وسائل ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ میرے خیال میں تو یہ کہ جنرلی اگر ہم دیکھیں کہ جو ہم معاشرتی رویوں کی بات کرتے ہیں تو اٹس ناٹ اے ون ٹائم ایکٹیویٹی کہ آپ نے کہا اور وہ ہو گیا، اٹس اے لانگ ٹرم پروسیس، ٹھیک ہے، ٹیکس ٹائم کہ آپ ایک کسی بندی کا آپ ایٹیٹیوڈ یا اس کا رویہ چینج کرنے جا رہے ہیں تو اٹ ٹیکس ٹائم، ایک ون گو میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو کیا چیزیں کرنے کی ضرورت ہے؟ بیسیکلی ہمیں اگر ہم اپنے انوائرمنٹ کو دیکھیں تو ہمارا انوائرمنٹ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہم نے اپنے آس پاس کا جو انوائرمنٹ ہے وہ کنڈیوسو بنانا ہے، اسپیشلی جب ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ ویمن پارٹیسپیشن اور اوور آل جو ویمن گرلس کی جو انرولمنٹ ہے، جیسے بیلا آپا نے کہا کہ مطلب گڈ نیوز کہ وہ بہتر ہو رہی ہے، انرولمنٹ بہتر ہو رہی ہے، باقی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، لیکن اس کو اور بہتر کرنے کے لیے اگر ہم دیکھیں تو کمیونٹی لیول پہ ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو اوور آل ہمارے ایٹیٹیوڈس ہیں ٹورڈز گرلس ایجوکیشن، ان کی پارٹیسپیشن ان ڈفرنٹ فورمز، یہ ساری چیزیں ایک دم سے چینج نہیں ہوں گی، ٹائم لیں گی، لیکن ہمیں کچھ کنکریٹ چیزیں یا ایفرٹس ڈالنے کی ضرورت ہے۔ فجر رابعہ، آپ بھی ضرور بتائیے گا کہ کلیکٹیو ایفرٹس کر کے کس طرح سے یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال سے ایک تو جو میں نے دیکھا ہے کہ یہ پچھلے سال 2 سال میں اسپیشلی کووڈ کے بعد بہت ساری جو سیکٹر لیول پہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت چیزیں چینج ہوئی ہیں، کیونکہ ہم لوگ کانسٹنٹلی کلیکٹیو ایفرٹس کی بات کرتے ہیں، ورکنگ ٹوگیدر کی بات کرتے ہیں، تاکہ ہم مل کے زیادہ بڑا امپیکٹ کریٹ کریں، کیونکہ جیسے آپ نے نمبرز دیکھیں، فگرز دیکھیں، ہمارے کرائسس کا اسکیل اتنا بڑا ہے کہ وہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایون گورنمنٹ کے لیے اس کو ایڈریس کر سکے، یا کوئی ایک سول سوسائٹی آرگنائزیشن ایڈریس کر سکے، یا کوئی ایک اور منسٹری آئے اور وہ ایڈریس کرے، تو اس میں مل کے کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے جی، مل کے کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ میں چاہتا کہ وقت ہوتا اور ہم اس پر بہت زیادہ ڈسکس کرتے، لیکن وقت بہت زیادہ کم ہے۔ آج کے دن کی مناسبت سے آپ گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین کو کوئی بھی میسج دینا چاہتی ہیں ضرور دیجئے۔ جی سحر آفشین۔ جی بس میں سب خواتین کو یہی کہنا چاہوں گی، میرے نزدیک ہر خاتون جو ہے وہ اپنی اپنی ڈومین میں ایک فائٹر ہے، تو میں سب کو یہی میسج دینا چاہوں گی کہ پلیز کیپ فائٹنگ۔ آپ کی جو ریزیلینس ہے، آپ کی جو سٹرگلز ہیں، وہ کہیں نہ کہیں جا کے اس پورے معاشرے کی بہتری میں جو ہے وہ اپنا اپنا کردار پلے کر رہی ہوتی ہیں، اور میں سیلیبریٹ بھی کرنا چاہوں گی ان ساری خواتین کو جنہوں نے کہ اپنے آگے آنے والی ان ہرڈلز کو پار کیا اور اب وہ ایک کسی نہ کسی جگہ کے اوپر اچھے طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے چل رہی ہیں، اور اس میں سے کچھ خواتین ہمارے ساتھ یہاں پہ بھی موجود ہیں۔ تو ہیپی وومنس ڈے ٹو آل آف دا وومن اگین، اینڈ جی محترمہ بیلا رضا صاحبہ، آج کے دن کی مناسبت سے آپ کے کچھ الفاظ ان خواتین کے لیے جو اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں۔ میں ان تمام خواتین کو جو دیکھ رہی ہیں ان کو بہت مبارک دیتی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ سب جن ہیں، جو آپ لوگ کام کرتے ہیں وہ کوئی آسان نہیں ہے۔ صبح 4 بجے سے لے کر رات کے 12 بجے تک خواتین کا دن تو ختم نہیں ہوتا، اور وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں، کتنی مشکلوں سے کام کرتی ہیں، یہ کوئی آسان چیز، ملٹی ٹاسکنگ کرتی ہیں، چاہے وہ غریب ترین ہوں یا جو مرضی ہوں، جس طبقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ آپ بہت بہادر ہیں، آپ اپنے آپ میں پورا یقین کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم سب اکٹھے ہیں۔ آپ کو خواتین کا عالمی دن مبارک ہو، اور آپ اسی طرح سے جن بن کے بیٹھی رہیں جب تک تمام حقوق نہیں مل جاتے۔ جی نسرین شیخ صاحبہ، آپ کیا کہیں؟ آج کے دن کی مناسبت سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جہاں پہ بھی موقع ملتا ہے ہم جیسی خواتین کو جو گھر بیٹھے یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں کہ اپنی بچیوں کی تعلیم میں انویسٹ کریں، کیونکہ یہی وہ بچیاں ہیں جو آگے جا کر آپ کی فیملی کے لیے اور اس ملک کے لیے جو ہے نا ایک مثال بن سکتی ہیں۔ بالکل، اور آخر میں ہم ضرور کہیں گے فجر رابعہ پاشا سے کہ آپ بھی ان خواتین کو جو اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں کوئی میسج ضرور دیں۔ میرا روز کا یہ میسج ہوتا ہے کہ جب تک ہم اپنی بچی کو امپاور نہیں کریں گے تو ہم ویمنز رائٹ کی بات نہیں کر سکتے۔
ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आज का ये खुसूसी प्रोग्राम जो घर में बैठी हुई ख़वातीन हैं ज़रूर इंस्पायर हुई होंगी इन तमाम ख़वातीन से जो आज हमारे साथ मौजूद थीं, जो अपने अपने शोबों में अपना जो एक सलाहियत है और पेशा वाराना खिदमात हैं उनके ज़रिए लोहा बनवा रही हैं, लीडरशिप पोजीशंस पर हैं, हाई अचीवर्स हैं। तो आपने भी ज़रूर कुछ ना कुछ करना है। क्यों करना है? क्योंकि एक जो खातून है वही पूरे घर को लेकर चल रही होती है, तो इसका मतलब ये है कि एक औरत जो है वो कुछ भी करने की सलाहियत रखती है। और आखिर में बस मैं यही कहूँगी कि हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे है। अरीज फातिमा को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह निगहबान।